हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मार्च थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मार्च थर्ड वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, सोने मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। Who has been selected for the 60th ज्ञानपीठ अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है आर वराइमुथु। तमिल लिरिसिस्ट और ऑथर हैं आर वराइमुथु। इन्हें 60th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है साल 2025 के लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड आप जानते हैं हमारे देश का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है या सम्मान है, और इस तरह से 24 साल के गैप के बाद ये थर्ड तमिलियन बन गए हैं जिन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है। इनसे पहले और 2 तमिल ऑथर्स को ये प्राप्त हुआ, अकीलन और जयाकांथन। अच्छा, इन्हें 2023 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कलिकट्टू इतिहासम के लिए। ये जो डिसीजन लिया गया है 60th ज्ञानपीठ अवार्ड का, ये एक जो सिलेक्शन बोर्ड है भारतीय ज्ञानपीठ का, उसके द्वारा लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर प्रतिभा रे ने की है। इसके तहत 11 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। इस अवार्ड में वाग्देवी यानी कि सरस्वती जी का ब्रॉन्ज स्टैचू भी दिया जाता है। Who became the first ever chess grandmaster from the northeast region of India? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मयंक चक्रवर्ती। तो मयंक चक्रवर्ती ये आसाम से पहले चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ओवरऑल भारत के 94th ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये उपलब्धि इन्होंने स्वीडन में हासिल की है। ठीक है, कहाँ पर? स्वीडन में। 16 साल के हैं ये, और 8th GM टूर्नामेंट स्वीडन में हुआ। वहाँ इन्होंने जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको हराया, जिससे इनकी जो फीडे रेटिंग है वो 2500 क्रॉस कर गई, जो कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जरूरी होता है। अच्छा, आसाम से भी फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर बने और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी पहले ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। What is the theme of World Consumer Rights Day 2026? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, और यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था यूएस कांग्रेस को 15 मार्च 1962 को। इस साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का थीम है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। In the Fiscal Health Index 2026, which state is among the achievers in the category of 18 major states? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में 18 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य अचीवर्स राज्यों में शामिल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है उड़ीसा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में देखने के लिए मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। नीति आयोग ने हाल ही में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया है फाइनेंशियल 2023-24 के लिए। ये सेकंड एडिशन है। पहला जो एडिशन था उसमें 18 मेजर स्टेट्स को लिया गया था, लेकिन ये जो सेकंड एडिशन है इसमें 18 जनरल कैटेगरी स्टेट्स तो हैं, साथ साथ 10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स को भी लिया गया है। 5 फिजिकल पिलर्स पर यह आधारित है इंडेक्स, जैसे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। और 2014-15 से 2023-24 जो पूरा डेकेड है
इसमें क्या फिजिकल ट्रेंड्स रहा है स्टेट्स का, उसके हिसाब से उन्हें कैटेगरी दी गई है। सबसे पहले 18 मेजर स्टेट्स की रैंकिंग बात करेंगे। अचीवर्स जो सबसे टॉप परफॉर्मर्स हैं उनमें उड़ीसा, गोवा और झारखंड है। फ्रंट रनर्स की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अब देखिए जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य का कोई एग्जाम होगा कि जैसे लेखपाल है या और कोई भी हो, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है, तो आप कहेंगे फ्रंट रनर्स में। ऐसे ही उड़ीसा पूछ लें या झारखंड पूछ लें। परफॉर्मर से मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान आता है। एस्पिरेशनल्स यानी कि सबसे लोवेस्ट परफॉर्मर्स कौन रहे हैं, वेस्ट बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। अब अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो अचीवर्स में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। परफॉर्मर्स में असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा है। वहीं एस्पिरेशनल्स में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। इंडिया का जो ओवरऑल पब्लिक डेट है लगभग जीडीपी का 82% है। डेट टू जीएसडीपी रेशियो स्टेट्स का 2013-14 में 16.7% से बढ़कर 23% हो गया है 2022-23 में। जो कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट है स्टेट्स की, ये भी 3.2% ऑफ जीडीपी रही है 2024-25 में। 16th फाइनेंस कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया है कि जो सेंटर का फिजिकल डेफिसिट है ये 3.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए 2030-31 तक। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं रैंकिंग। शुरुआत में उड़ीसा, गोवा, झारखंड है, ग्रीन कलर से दिया गया है ना इन्हें, तो ये टॉप परफॉर्मर है, अचीवर्स हैं। Which country topped the medal standings at the World Para-Athletics Grand Prix 2026 न्यू दिल्ली लेग? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 नई दिल्ली चरण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। बात करें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मेडल स्टैंडिंग में टॉप पर रहा है। 208 मेडल्स भारत ने जीते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ ये। तो 15 गोल्ड, 59 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। रशिया दूसरे नंबर पर रहा। बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये तीसरे नंबर पर रहा है। विच इंडियन एथलीट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग द फुल आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन? किस भारतीय एथलीट ने फुल आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन को पूरा करके इतिहास रचा? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनंत राणा। एथलीट है अनंत राणा, इन्होंने फुल आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन पूरी की है तो वो न्यूजीलैंड में 11 घंटे 50 मिनट में, यानी कि स्विमिंग, साइकिलिंग और मैराथन रन। सोनरी जमशेदपुर झारखंड से आते हैं। तो 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग, 42 किलोमीटर की रनिंग, ठीक है, इन्होंने पूरी की है 11 और 50 मिनट्स 50 मिनट्स में। आर्मंड डुप्लेंटिस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आर्मंड डुप्लेंटिस किस खेल से जुड़े हैं? राइट आंसर ऑप्शन है पॉल वॉल्ट। याद रखिएगा, ये नाम बहुत चर्चा में रहा है ओलंपिक के बाद से। आर्मंड डुप्लेंटिस इन्होंने अपना ही पॉल वॉल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 15th टाइम 6.31 मीटर्स की जंप लगाकर। आपको बता दें 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड चैंपियन है, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड अभी इन्होंने अपने नाम किया है स्वीडन में किया है। इनका जो निक नेम है वो मोंडो है, ठीक है, स्वीडिश एंड अमेरिकन है ये। और 2020-2024 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है ओलंपिक्स में। विच इंडियन गोल्फर वॉन 2026 IGPL इन्विटेशनल चंडीगढ़ टाइटल? किस भारतीय गोल्फर ने 2026 IGPL इन्विटेशनल चंडीगढ़ का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गगनजीत भुल्लर। तो भारत के गोल्फर गगनजीत भुल्लर, इन्होंने IGPL इन्विटेशनल चंडीगढ़ टाइटल जीता है। वरुण पारिक दूसरे नंबर पर रहे हैं। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में टूर्नामेंट खेला गया है। IGPL मतलब इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग। एक और स्पोर्ट्स संबंधित क्लब न्यूज़ देख लेते हैं गोल्फ से संबंधित। लवान्या गुप्ता, इन्होंने विमेंस प्रो गोल्फ टूर का जो 5th चरण है वो जीत लिया है गुरुग्राम हरियाणा में। विच स्टेट असेंबली पास्ड अ बिल टू स्क्रैप द 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर पंचायत पोल्स? किस राज्य विधानसभा ने पंचायती राज चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले प्रावधान को हटाने के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान। राजस्थान असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसके जरिए पहले क्या होता था, पंचायती राज इलेक्शंस में जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई रहते थे, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है ये हटा दिया है राजस्थान से। अब जिसके कितने भी बच्चे हैं वो पंचायती राज इलेक्शंस के चुनाव मतलब पंचायती राज इलेक्शंस लड़ सकता है। 1995 में इसको
इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था तब चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत। तो राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की सेक्शन 19 को अमेंड किया गया है। Who has been appointed as the managing director and CEO of HDFC Ergo General Insurance? HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है पार्थानील घोष। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने पार्थानील घोष को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पोजीशन पर ये अनुज त्यागी को सक्सीड कर रहे हैं। Nomura has projected India's GDP growth at what rate for financial 2026-27? नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान किस स्तर से लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7%। तो नोमुरा ने कहा है कि फिजिकल ईयर 2026-27 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो 7% रहने वाली है। पहले 7.1% इन्होंने बताया था। तो वेस्ट एशिया में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान इसराइल के बीच में, इसी को देखते हुए नोमुरा आपको बताते हैं जापानीज फाइनेंशियल कंपनी है। What is the theme of World Kidney Day 2026? विश्व किडनी दिवस 2026 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। तो देखिए वर्ल्ड किडनी डे ये मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है हर साल। 2026 में 12 मार्च 2026 को मनाया गया है और इसका थीम है इस साल किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। Which edition of the Ahar International Food and Hospitality Fair was recently inaugurated at New Delhi? नई दिल्ली में हाल ही में आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 40th। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर का 40th एडिशन इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। इस फेयर को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, 10th to 14th मार्च के बीच में। इसमें ये बताया गया कि भारत 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। वेयर वॉज द सी लेवल हॉट टेस्ट ऑफ द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन कंडक्टेड बाय द इसरो? इसरो द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर किया गया हॉट परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी। तो इसरो ने सी लेवल हॉट टेस्ट किया है अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 22 टन थ्रस्ट के साथ इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। जो ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है इसे जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट है उसके अपर स्टेज में यूज किया जाता है। जो ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना LVM-3, ये मोस्ट इफेक्टिव रॉकेट है भारत में जो अभी ऑपरेशनल है। ठीक है, डीप स्पेस मिशन और हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में इसे यूज किया जाता है। इसरो साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस विद विच ऑर्गेनाइजेशन? इसरो ने पृथ्वी अवलोकन मिशनों के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्होंने हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया है ईसा इसरो अरेंजमेंट कंसर्निंग जॉइंट कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज एंड साइंटिफिक स्टडीज फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस। यानी कि सिंपली कहें अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस को लेकर। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईसा 23 मेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन संबंधित है, हेडक्वार्टर्स का पेरिस में है। Who has been appointed as a whole-time member of SEBI? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कोम्पेला वेंकटा रमना मूर्ति। कोम्पेला वेंकटा रमना मूर्ति जो कि एडिशनल कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स हैं, इन्हें होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी में। होल टाइम मेंबर मतलब जो परमानेंट मेंबर हो, मतलब डेली के जो काम काज होते हैं उन्हें देखते हैं, डेली की जो भी मीटिंग्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस पोजीशन पर ये अश्विनी भाटिया को सक्सीड कर रहे हैं। सेबी के बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसको हेड करते हैं चेयरपर्सन, 4 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। सेबी के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, तभी एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी था। फिर 30 जनवरी 1992 को इसे स्टैचुटरी बॉडी का दर्जा दिया गया सेबी एक्ट 1992 के जरिए। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है। Which two countries began the joint military exercise named Freedom Shield?
किन दो देशों ने फ्रीडम शील्ड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया दोनों ही देश फ्रीडम शील्ड नाम की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, दोनों ही देश में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। इन विच स्टेट डिड आरबीआई लॉन्च अ पायलट प्रोग्राम कॉल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट्स? आरबीआई ने किस राज्य में डिजिटल भुगतान पर जागरूकता कार्यक्रम नामक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है, यानी कि अभी शुरुआती स्तर पर इसको लॉन्च किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जिसका नाम है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में किस तरह से आप उसको सेफली यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर, और जो 6th एडिशन है डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का, उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ये जो डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक है 9 से 13 मार्च के बीच में मनाया गया। The program aims to conduct in-person awareness session for 10 lakh participants in the rural and semi-urban areas। तो 10 लाख पार्टिसिपेंट्स को जो है इन पर्सन अवेयरनेस दी जाएगी, और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा इसको कैरी आउट किया जाएगा। द आरबीआई ऑल्सो अनवील्ड अ मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन, जिसका नाम है थोड़ा ध्यान से, यानी जब आप पेमेंट्स करते हैं तो ध्यान रखें, अलर्ट रहें। When is the International Day of Mathematics observed? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मार्च 14। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ये 14 मार्च को मनाया जाता है। देखिए अगर हम 14 मार्च को देखें तो तीसरा महीना और 14 तारीख यानी कि 314 है ना। तो ये क्या होता है, पाई होता है 3.14 पाई की वैल्यू होती है, तो इसे आप पाई डे भी कह सकते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। 2026 में इस डे का थीम है मैथमेटिक्स एंड होप। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को द्वारा ये डे मनाया जाता है। 2019 में इसकी घोषणा की गई थी, हालांकि पहली बार ये 14 मार्च 2020 को मनाया गया। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। हम लोग भी मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है रामानुजम की। Which organization announced a strategic partnership with Japan External Trade Organization (SETRO) to promote startup collaboration? किस संगठन ने स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान बाह्य व्यापार संगठन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन है टी हब। तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इंक्यूबेटर टी हब, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जेट्रो) के साथ, ताकि क्रॉस बॉर्डर कोलेबोरेशन को और आगे बढ़ाया जा सके दोनों ही देशों के बीच में। The partnership will provide Japanese startups, corporates, and investors with access to India's innovation ecosystem while offering Indian startups structured pathways to expand to Japan. PayU has entered into a strategic partnership with which company to enable AI-led agentic payments? PayU ने AI आधारित एजेंटिक भुगतान को सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है CoreOver.ai। तो पेयू फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है CoreOver.ai के साथ, जिन्होंने भारत जीपीटी को बनाया है। वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन सेंट्रिक कंजर्वेशन एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, 100 से अधिक इंडियन लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में एआई वाले एजेंटिक पेमेंट्स को इनेबल किया है। यानी कि जो एआई एजेंट है वो ही आपकी पेमेंट्स भी कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के एआई एजेंट्स बनाए 100 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेज। Which company launched the world's first agent studio built using the Cloud Agent SDK? किस कंपनी ने क्लाउड एजेंट SDK का उपयोग करके विश्व का पहला एजेंट स्टूडियो लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है रेजर पे। तो रेजर पे जो कि एक इंडिया का ओमनी चैनल पेमेंट्स एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए, इन्होंने वर्ल्ड के फर्स्ट एजेंट स्टूडियो को बनाया है क्लाउड एजेंट SDK यूज़ करके। एंथ्रोपिक्स का है ये।
तो एजेंटिक एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। देखिए यहाँ क्या है, कई सारे जो बिजनेस है ना, वो इस एजेंट स्टूडियो का यूज़ करके अपने एआई चैटबॉट्स बना सकते हैं। जैसे किसी को पेमेंट करनी है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था ना, उसी तरह का। तो चैटबॉट्स बना सकते हैं अपने पेमेंट के लिए। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट करते हुए, तो वो भी चैट उसकी जो क्वेरी है उसको सोल्व कर देगा। और अगर वो पेमेंट करना चाहता है उसके बारे में बता सकता है, इवन पेमेंट भी कर देगा मंजूरी लेके। ठीक है, इजाज़त लेके जो भी पेमेंट करना चाहता है, तो एआई उसके भी यहाँ पर पेमेंट कर देगा कंसेंट लेने के बाद। User Pay Agent is to allows business to deploy AI agents designed to perform a specific commerce-related task. The International Rail Coach Expo 2026 was inaugurated in which city? अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी है चेन्नई। तो इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो का इनोग्रेशन हुआ है चेन्नई तमिलनाडु में, और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया सीआईआई के साथ मिलकर। The expo aims to promote advanced railway coach design, sustainable rail transport solutions, indigenous manufacturing in the railway sector, and collaboration between global and Indian companies. ये तो आप जानते हैं इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ये चेन्नई में। Which state government will launch the Lake and Air Watch initiative? किस राज्य सरकार द्वारा झील और वायु निगरानी पहल शुरू की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव को लॉन्च करेगा ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके, इंप्रूवमेंट किया जा सके जो लेक की हेल्थ है, एयर क्वालिटी है अलग अलग शहरों में। तो इस लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव के तहत सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो लेक एरिया है वेस्ट, जो वहाँ पर है एल्गी ग्रोथ जो है, उसको एनालाइज किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन किया जाएगा। Who is the chairperson of the expert working group set up by SEBI to develop a strategic technology roadmap for India's securities market? भारत के प्रतिभूति बाजार के लिए एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी रोड मैप विकसित करने हेतु एसबीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है डीबी पाठक। तो मार्केट रेगुलेटर्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया है ताकि जो इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट है किस तरह से उसका टेक्नोलॉजी रोड मैप रहे उसके बारे में बताइए। द एक्सपर्ट ग्रुप विल प्रिपेयर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन द टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एज इट्स स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी कंटिन्यूज टू ग्रो। ठीक है, क्या क्या और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं इसके प्रोसेस को और मजबूत बनाने के लिए और सिंपल बनाने के लिए। वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता डॉक्टर डी बी फाटक करेंगे जो कि प्रोफेसर एमेरिटस हैं आईटी बॉम्बे में। ऐसा अनाउंस किया गया है सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे द्वारा। द शाइन ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज इज इंटेंडेड फॉर। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया शाइन ऐप निम्नलिखित उद्देश्य के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन डी है रिपोर्टिंग वर्कप्लेस हैरेसमेंट। इंडियन रेलवेज ने कस्टमाइज्ड ऐप लॉन्च किया है महिला एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि वो कंप्लेंट्स फाइल कर सकें अगर उन्हें किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है उनके साथ होता है वर्क प्लेस पर। तो शाइन का मतलब है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो विमेंस डे के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। शाइन also allows reporting incidents or complaints on behalf of outsiders, contractual staff, students and others who may not have access to the app. ठीक है, जैसे तो रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए हो गया, लेकिन अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय नहीं है लेकिन उसके साथ भी हरेसमेंट होता है तो उसके बिहाफ पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। विच एजेंसी डिसमेंटल द पैन इंडिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नेम्ड टीम काल्की? किस एजेंसी ने टीम काल्की नामक अखिल भारतीय ड्रग वितरण नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक पैन इंडिया पूरे देश भर में चलने वाला एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि टीम काल्की के नाम पर कर रहा था ऑपरेट, ठीक है, जनवरी 2025 से इसे डिसमेंटल कर दिया गया है। जो भी इसमें लिप्त व्यक्ति थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन इनिशियल पैक्ट विद विच कंपनी फॉर ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन अंडर प्रोजेक्ट गंगा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा के तहत ब्रॉडबैंड विस्तार के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 20 लाख हाउस होल्ड्स तक पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 सालों में प्रोजेक्ट गंगा के तहत। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन किया गया है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच में, जो कि सब्सिडरी है हिंदुजा ग्रुप की। The initiative aims to expand digital connectivity across rural and semi-urban areas while generating more than 1 lakh direct and indirect employment opportunities in the state. Honeywell has partnered with which institute to establish a center of excellence on sustainability? हनीवेल ने सतत विकास पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। तो हनीवेल और आईआईटी बॉम्बे मिलकर स्टेम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश करेंगे। सस्टेनेबिलिटी स्किल्स और इनोवेशन से संबंधित ये रहने वाला है। जो इंस्टीट्यूट का जो पोवाई कैंपस है मुंबई में, वहाँ पर। द इनिशिएटिव एम्स टू ट्रेन मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इन सस्टेनेबिलिटी फील्ड्स बाय 2030। ठीक है, और सेंटर का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा आईआईटी बॉम्बे हनीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर स्किल्स एंड इनोवेशन। वेयर वॉज द नेशनल समावेश 2026 ऑर्गेनाइज? राष्ट्रीय समावेश 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली। नेशनल समावेश 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली द्वारा आई स्टेम के साथ मिलकर, और दिल्ली साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर और द डीन आईआईटी दिल्ली का इसमें सहयोग रहा है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। एक आई स्टेम जो है एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित। समावेश 2026 served as an important platform for dialogue, collaboration, knowledge exchange across the research community. Which edtech company has collaborated with India's Mission Karmayogi to upskill civil servants? किस एडटेक कंपनी ने सिविल सेवकों के कौशल विकास के लिए भारत के मिशन कर्मयोगी के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है कोर्सेरा। तो एडटेक फर्म है कोर्सेरा, इसने जो भारत का मिशन कर्मयोगी है उसके साथ कोलैबोरेट किया है। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको अप स्किल करने के लिए, जो उनकी स्किल क्षमता है उसको और बढ़ाने के लिए। द इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम। तो इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 आईसीआर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड में आयोजित किया गया पैक्योंग सिक्किम में। थीम रहा ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी। Which film won the Best Picture Award at the 98th Academy Awards? 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है वन बैटल आफ्टर अनदर। एकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर्स भी बोलते हैं। तो बात हो रही है 98th एकेडमी अवार्ड्स की या फिर ऑस्कर्स की। पॉल थॉमस एंडरसन फिल्म मेकर हैं, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट पिक्चर के लिए जो ऑस्कर दिया गया वो वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म को दिया गया है। वन बैटल आफ्टर अनदर इसने 6 अवार्ड जीते हैं। 2 तो ये हो गए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का। बाकी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इसे मिला है, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए इसे मिला है, बेस्ट कास्टिंग के लिए मिला है और बेस्ट एडिटिंग के लिए भी इसी मूवी को अवार्ड मिले हैं। 1 बाय 1 देखेंगे जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं। बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले हैमलेट के लिए, बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन सिनर्स के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एमी मेडिगन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीन पेन, बेस्ट एक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर लुडविग गोरेंसन, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन पे, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट आप देख सकते हैं, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द गर्ल हु क्राइड प्योर पर्ल्स, इस तरह से बेस्ट म्यूजिक और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ये सभी आपको देखने हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण और है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए जो ऑस्कर दिया गया है वो सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया है। ये नॉर्वे की फिल्म है और पहली नॉर्वे फिल्म है जिसे ये सम्मान दिया गया है। Who won the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन द इंग्लिश कैटेगरी? अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है नवतेज सरना।
साहित्य अकेडमी ने अपने एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं 24 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। देख लेते हैं महत्वपूर्ण। इंग्लिश नवतेज शर्मा को दिया गया है इनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। हिंदी का अवार्ड दिया गया है साहित्य ममता कालिया को, इनकी जो मेमोयर है जीते जी इलाहाबाद। असमीज में देवव्रत दास को दिया गया है। बोडो में साहिसुली ब्रह्मा को दिया गया है। राजस्थान में जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया है। बंगाली में प्रचुन बंदोपाध्याय को दिया गया है। कन्नड़ा में अमरीश नुगातोनी को दिया गया है। मराठी में राजू भाविशकर, मलयालम में एन प्रभाकरन और संस्कृत में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास इनको दिया गया है। और जितने भी अवार्डीज हैं इनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक सेरेमनी होगी 31 मार्च को, उस दौरान। What is the amount of penalty imposed by the RBI on cash free payments India Private Limited? आरबीआई ने कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 3.10 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.10 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर। आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस ऑन रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवेज, इसका अनुपालन नहीं किया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड पर भी। इन्होंने भी जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, कंपेंसेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, डिफरल ऑफ वेरिएबल पे, इसका अनुपालन नहीं किया है। विच कंपनी हैज लेड द फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर इन आंध्र प्रदेश? किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में दुनिया के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र की नींव रखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने वर्ल्ड के फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर की आधारशिला रखी है ज्वालादीन, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड सरफेस अंडर वाटर वेसल्स डेवलप किए जाएंगे, बिल्ड किए जाएंगे। नेवाडो ओजोस टेल सलाडो विच इज द हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नेवाडो ओजोस टेल सलाडो जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन भी है चिली। क्यों पूछा गया है? क्योंकि एक प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, इन्होंने इस नेवाडो ओजोस टेल सलाडो पर चढ़ाई की है। हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है पूरे वर्ल्ड में, हाईएस्ट माउंटेन है चिली में, और 6,893 मीटर्स की है। अर्पिता पात्रा ये है प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, तो इन्होंने इसको क्लाइंब किया है और सेकंड इंडियन वुमन बनी है इस फीट को अचीव करने वाली। Which company will receive $90 million from the International Finance Corporation? किस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से $90 million प्राप्त होंगे? राइट आंसर ऑप्शन है डीसीएम श्रीराम। डीसीएम श्रीराम इसे $90 million प्राप्त होंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है। और ये जो प्रोसीड्स है इसको डीसीएम श्रीराम अपने केमिकल बिजनेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेगा, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए। मतलब जिन लोगों को चाहिए लोन जो केमिकल बिजनेस से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जुड़े हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर पर फोकस रहता है इसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल 26 बाय फिच रेटिंग्स? फिच रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2026 के भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है 7.5%। फिच रेटिंग ने जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल 26 के लिए यानी कि 25-26 के लिए 7.5% कर दी है। पहले 7.4% इन्होंने बताई थी दिसंबर में। साथ ही फाइनेंशियल 27 यानी कि 26-27 के लिए 6.7% इन्होंने बताया, पहले 6.4% इन्होंने बताया था। विच स्टेट हैज लॉन्च द गोधाम योजना? किस राज्य ने गोधाम योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साय, उन्होंने गोधाम योजना लॉन्च की, जिसके जरिए राज्य में 64 शेल्टर्स बनाए जाएंगे ताकि जो भी स्ट्रे एंड अबंडेंट कैटल है उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, प्रॉपर मैनेजमेंट उनका किया जा सके। छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल रायपुर है, गवर्नर रमेन देगा है। विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड वाटर क्रीमेशन एज अ सस्टेनेबल फ्यूनरल ऑप्शन? किस देश ने जल दाह संस्कार को एक सस्टेनेबल अंतिम संस्कार विकल्प के रूप में कानूनी मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड फर्स्ट नेशन बन गया है यूनाइटेड किंगडम में जिसने जो वाटर क्रीमेशन है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है, इसको एज सस्टेनेबल फ्यूल ऑप्शन के रूप में लीगलाइज किया है।
तो इसको इक्वेमेशन भी बोलते हैं, रेजोमेशन भी कहते हैं। जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसको एक प्रेशराइज स्टील चैम्बर में रख देते हैं। वाटर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें होती है 150 डिग्री सेल्सियस पर, और जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, केवल बोन्स बचती हैं। उसको बाद में फिर एशेस में प्रोसेस कर दिया जाता है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद टेस्ला एज इट्स प्रिफर्ड फाइनेंसिंग पार्टनर? किस बैंक ने टेस्ला के पसंदीदा वित्त पोषण भागीदार के रूप में साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो कि हमारे देश का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसने टेस्ला के साथ पार्टनरशिप की है और इसका प्रेफर्ड फाइनेंसिंग पार्टनर ये बन गया है। तो जो भी टेस्ला बायर्स है, जो टेस्ला के व्हीकल बाय करना चाहते हैं, तो एक्सिस बैंक से अगर वो फाइनेंशिंग सॉल्यूशन लेंगे या फिर लोन वगैरह लेंगे तो उनको अच्छा ऑफर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह की पार्टनरशिप इन्होंने की है। 10 साल तक के टेन्योर वाला लोन ये प्राप्त कर सकते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन बाइसन फेस्ट हेल्ड? इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डेब्रिकर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन बाइसन फेस्ट इस 0 पॉइंट जो कि देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, संबलपुर उड़ीसा, यहाँ आयोजित किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया हीराकुंड वाइल्ड लाइफ डिवीजन द्वारा। अच्छा, लेटेस्ट सेंसस जो कंडक्ट की गई जनवरी 2026 में, उसमें बताया गया है कि भारत में 848 कोड्स हैं, या बाइसन आप कह सकते हैं। What interest rate has EPF approved for EPF deposits for 2025-26? EPF ने 2025-26 के लिए EPF जमा पर किस ब्याज दर को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 8.25%। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 8.25% का इंटरेस्ट रेट अप्रूव कर दिया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF डिपॉजिट के लिए 2025-26। लगातार दूसरे साल सेम रेट रखा गया है, रिटेन रखा गया है। पिछले साल भी यही था। तो हाल ही में 239वीं मीटिंग हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की न्यू दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया द्वारा की गई है। जो इंटरेस्ट होता है EPF डिपॉजिट पर, यह मंथली रनिंग बैलेंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि जो सब्सक्राइबर अकाउंट है उसमें क्रेडिट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और जो भी अकाउंट इनएक्टिव हैं 36 महीने तक, उनको डोरमेंट क्लासीफाई कर दिया जाता है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। What penalty was imposed on Coffee Day Enterprises by the SEBI? सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइज पर कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 10 लाख रुपीस। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉफी डे एंटरप्राइजेस और 9 अदर्स, इन पर फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट्स के कारण पेनल्टीज लगाई हैं। कॉफी डे पर 10 लाख रुपए की लगी है, और जो अदर्स हैं उन पर 5 लाख से 1 लाख रुपए तक की रेंज की पेनल्टी लगाई गई है। तो 2019-20 से फाइनेंशियल 2024 तक, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रही है उनमें मिसमैच देखने के लिए मिला है, या फिर उनमें गड़बड़ी पाई गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द दिव्यांग सहायक पोर्टल? किस राज्य सरकार ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। ये इंडिया का फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए। AI इनेबल्ड है, पेपरलेस पोर्टल है, इनोग्रेट किया गया है चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस द्वारा। द पोर्टल इंटीग्रेट्स विद द यूनिक डिसेबिलिटी ID एंड आधार, रिड्यूसिंग मैनुअल पेपर वर्क एंड नीड फॉर फिजिकल ऑफिस विजिट। फिजिकल ऑफिस विजिट जाने की नीड नहीं है, कोई भी मैनुअल पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। जो भी डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका जो बेनिफिट है वो घर बैठे मिल सकता है। Which country's first ever blue bond was duly listed on the NSE International Exchange at Gift City, गुजरात? किस देश का पहला ब्लू बॉन्ड गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर दोहरी रूप से सूचीबद्ध किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्रीलंका। तो श्रीलंका का फर्स्ट एवर ब्लू बॉन्ड जो कि 3 बिलियन श्रीलंकन रुपीस का है, और इसको इशू किया गया है DFCC बैंक द्वारा। ठीक है, ये NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी पर लिस्टेड हुआ है। डोली लिस्टेड मतलब 2 जगह लिस्टेड है, ठीक है। और इस तरह से फर्स्ट ब्लू बॉन्ड हो गया है जो इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के तहत ट्रेडिंग करने के लिए एक्टिव है। ब्लू बॉन्ड मतलब जैसे ग्रीन बॉन्ड होता है, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए अगर आप पैसा रेज करना चाहते हैं तो आप ग्रीन बॉन्ड इशू करते हैं। ब्लू बॉन्ड क्या हो गया? यदि आप मैरीन या फिर एक्वेटिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेज करना चाहते हैं तो ब्लू बॉन्ड इशू किए जाते हैं, जैसे सप्लाई ऑफ ग्रीन ड्रिंकिंग वाटर, एक्वेटिक पोल्यूशन कंट्रोल के लिए,
और भी कोई सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे संबंधित, या मैरीन सोर्सेज के लिए। एक और इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे। एडिनास फाइनेंस, जो कि साइप्रस बेस्ड फाइनेंस सर्विस फर्म है, ये फर्स्ट ओवरसीज कंपनी बनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट किया है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात पर। तो इस तरह से पहला क्रॉस बॉर्डर इक्विटी बन गई है जो लिस्ट हुई है गिफ्ट सिटी आईएफएससी पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ लॉरियस एम्बेसडर, किसे लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है साइमन बाइल्स। साइमन बाइल्स जो कि 7 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिम्नास्ट हैं, इन्हें लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अमेरिकन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हैं, 11 ओलंपिक मेडल्स और 30 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स इन्होंने जीते हैं और मोस्ट डेकोरेटेड जिम्नास्ट हैं अब तक की हिस्ट्री में। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम इन विच सिटीज, भारत ने किन शहरों में प्रथम बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई एंड पुणे। तो भारत ने फर्स्ट बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की मेजबानी की है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर फर्स्ट बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है मुंबई और पुणे में। बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज से लगभग 30 यंग इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स और अदर प्रोफेशनल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कई सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो हमारे देश में स्थित हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, भारत डायमंड बोर्ड्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्फोसिस, सिम्बायोसिस, इन सभी में इन्होंने विजिट किया है। एक अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली है इंडस्ट्री को समझने की, किस तरह से ये लोग फंक्शनिंग करते हैं। बिम्स्टेक में 7 मेंबर स्टेट्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। Who won the Chinese Grand Prix 2026? चाइनीज ग्रां प्री 2026 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है एंड्रिया किमी एंटोनेली। एंड्रिया किमी एंटोनेली इन्होंने चाइनीज ग्रां प्री 2026 जीत लिया है। एक इटालियन रेसिंग ड्राइवर है जो कि फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज के लिए compete करते हैं। Who won the BNP Paribas Open at India Wells 2026? BNP Paribas Open India Wells 2026 का विजेता कौन रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ही है जेनिक सिनर। टेनिस की हम बात कर रहे हैं। नंबर 2 रैंक्ड इटालियन जेनिक सिनर ने डेनिल मेदवेदेव को 7-6, 7-6 से हराकर बीएनपी परिवास ओपन जीत लिया है इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। विमेंस फाइनल की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका ने एलेना रायबाकिना को हराया है और अपना पहला इंडियन वेल्स टाइटल जीता है। Who was named the best men's international cricketer at the BCCI नमन अवार्ड्स 2026? बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है शुभमन गिल। तो शुभमन गिल बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर और स्मृति मंदाना बेस्ट विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर नामित की गई हैं बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में। इन अवार्ड्स की स्थापना 2006-07 में हुई थी और बीसीसीआई द्वारा दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, स्टैंड आउट परफॉर्मर जो रहे हो। देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण विनर्स हैं। तो पोली ओमरिगर अवार्ड या फिर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 2024-25 मैन शुभमन गिल को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 2024-25 वुमेन में स्मृति मंदाना को दिया गया है। कर्नल CK नायडू अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बेनी और राहुल द्रविड़ को दिया गया है। वहीं बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वीमेन मिथाली राज को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू 2024-25 वीमेन एन श्री चरानी को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू 2024-25 मैन हर्षित राणा को दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स 2024-25 मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। बेस्ट अंपायर इन डोमेस्टिक क्रिकेट उल्लास गांधी। हाईएस्ट विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल 2024-25 वीमेन दीप्ति शर्मा। हाईएस्ट रन गेटर इन वनडे इंटरनेशनल्स 2024-25 वीमेन स्मृति मंदाना। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द साथी ऐप? किस मंत्रालय ने साथी ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर IIT कानपुर के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, JEE, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इन एंट्रेंस टेस्ट नीट और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की तैयारी करते हैं।
साथ ही का मतलब है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो इसमें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगी जिन्हें आईआईटीज के एक्सपर्ट द्वारा प्रिपेयर किया गया है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन इज लेड बाय विच कंट्री? सी ड्रैगन अभ्यास का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडियन नेवी ने P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अपना डिप्लॉय किया है गुआम में। एक्सरसाइज सी ड्रैगन में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स इस मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज का नेतृत्व कर रहा है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन गुआम में। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड के फोर्सेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। What was the percentage growth in India's total exports during April to February fiscal year 26? वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल से फरवरी के दौरान भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? राइट आंसर ऑप्शन भी है 5.79%। तो बात करें हम अप्रैल से फरवरी 2025-26 की, तो भारत के टोटल एक्सपोर्ट से मर्चेंटाइज एंड सर्विसेज का ये 790.76 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। और अगर हम इसे कंपेयर करें सेम पीरियड से लास्ट ईयर, तो 5.79% की वृद्धि देखने के लिए मिली है, क्योंकि सेम पीरियड में लास्ट ईयर 747.58 बिलियन यूएस डॉलर था। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने अपने डेटा में बताया है। इंडिया का जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स है अप्रैल से फरवरी फाइनेंशियल 26 में, ये 402.693 बिलियन 400.93 बिलियन यूएस डॉलर रहा है ना। और 1.84% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और जो मर्चेंटाइज इंपोर्ट्स है वो 713.53 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स फरवरी 2026 की अगर हम बात करें 76.13 बिलियन यूएस डॉलर, वहीं टोटल इंपोर्ट्स फरवरी में 80.09 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। यानी कि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट रही है, क्योंकि इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। Which institution signed an agreement to provide a loan of about 300 billion US dollar, 300 million US dollar to उत्तर प्रदेश for a clean air transition project? किस संस्था ने स्वच्छ वायु संक्रमण परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है 300 मिलियन यूएस डॉलर का उत्तर प्रदेश को क्लीन एयर ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के लिए लोन देने के लिए। और क्लीन एयर ट्रांजिशन जैसे ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, इस पर फोकस रहेगा इस प्रोजेक्ट का। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन विच प्लेस? केंद्र सरकार ने किस स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पुडुचेरी। यूनियन गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया है पुडुचेरी गवर्नमेंट को कि एक डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना सके 1250 करोड़ रुपए की लागत से। पुडुचेरी की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कुनिल कैलासनाथन है और चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम बावलियारी? हाल ही में किस राज्य ने बावलियारी से अपना पहला ध्वनि रॉकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। तो गुजरात ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है बावलियारी, जो कि ढोलेरा के पास है। इसको डेवलप किया है अहमदाबाद बेस्ड स्टार्टअप ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। 3 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक ये गया। साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं? 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स होते हैं। अपर एटमॉस्फेरिक रीजन को प्रोब करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट भारत में थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, केरल से लॉन्च किया गया था 21 नवंबर 1963 को। यहीं से इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। RS-75 यानी कि 75 mm की डायमीटर, ये फर्स्ट ट्रूली इंडियन साउंडिंग रॉकेट था। उसके बाद फिर RH-100, RH-125 रॉकेट्स भी लॉन्च किए 1975 में। जितने भी साउंडिंग रॉकेट एक्टिविटीज थी सबको कंसोलिडेट किया गया रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम के तहत। Which Indian company has signed a $3 billion deal with Samsung C&T to supply green ammonia? किस भारतीय कंपनी ने सैमसंग C&T के साथ ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए $3 बिलियन का समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सैमसंग C&T
जो कि साउथ कोरिया के सैमसंग ग्रुप से एफिलेटेड है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके जरिए ग्रीन अमोनिया सप्लाई की जाएगी 15 साल तक के लिए। $3 बिलियन से ज़्यादा की ये डील है। ग्रीन अमोनिया कैसे बनाई जाती है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करके। Who was awarded the MP Birla Memorial Award for pioneering research in radio astronomy? रेडियो खगोल विज्ञान में अग्रणी शोध के लिए MP बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है यशवंत गुप्ता। तो MP बिरला प्लेनेटोरियम ने MP बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया है यशवंत गुप्ता को, जो कि डायरेक्टर है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के TIFR पुणे में। इनकी जो रिसर्च रही है रेडियो एस्ट्रोनॉमी में और नेशनल साइंटिफिक इनिशिएटिव्स में जो इनकी लीडरशिप रही है, उसी को देखते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। एक बाइनियल अवार्ड है, 2 साल में एक बार दिया जाता है और 6 साल के बाद इसे दिया जा रहा है कोविड डिसरप्शन के बाद। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। लास्ट टाइम ये प्रोफेसर थानु पद्मनाभन को दिया गया। Who was sworn in as the 38th president of Chile? चिली के 38वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है जोस एंटोनियो कास्ट्रिस्ट। जोस एंटोनियो कास्ट्रिस्ट जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चिली से हैं। ये 38 प्रेसिडेंट बने हैं चिली के 4 साल के लिए। 2025 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, वहाँ इन्हें विक्ट्री मिली थी, अब इन्होंने शपथ ली है। साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, सदर्न मोस्ट कंट्री भी हमारे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की। इसकी कैपिटल है सेंटियागो। इसी कैपिटल पूछ लेते हैं, याद रखिएगा सेंटियागो। हरमन कुल्के हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? हाल ही में दिवंगत हुए हरमन कुल्के किस क्षेत्र से जुड़े थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो जाने माने जर्मन इंडोलॉजिस्ट और पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर हरमन कुल्के, इनका निधन हो गया 87 की एज में जर्मनी में। और जो उड़ीसा की हिस्ट्री कल्चर जगन्नाथ ट्रेडिशन पर जो इनकी रिसर्च रही है, उसे काफ़ी रिकॉग्नाइज किया गया पूरे वर्ल्ड में। और ओबिचुरी देखेंगे 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हीरो एंड विचर अवार्डी लांस हविलदार रिटायर्ड KG चोर, जिनका निधन हो गया कोट्टयम केरल में। जाने माने जर्नलिस्ट HK दुआ जो कि फॉर्मर राज्यसभा MP भी रहे, इंडिया के एक्स एम्बेसडर भी रहे डेनमार्क में, इनका भी निधन हो गया 88 की एज में। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, इनमें भी इन्होंने कार्य किया। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कुशल दास, इनका निधन हो गया है 66 की एज में। वेयर इज द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन को इनोग्रेट किया है विजिटर्स के लिए, और ये लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एशिया में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इसका नाम है और जबरवान रेंज के फुटहिल्स में ये लोकेटेड है श्रीनगर में। 1.8 मिलियन ट्यूलिप्स इस साल यहाँ पर हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट्स ग्लोबली? विश्व स्तर पर नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिया। तो भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट्स का। ग्लोबल कोकोनट प्रोडक्शन में 30.37% शेयर भारत का है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो कोकोनट कल्टीवेशन 12,390,000 हेक्टेयर्स कवर करता है, ठीक है, और इंडिया में 2165,000 हेक्टेयर्स कवर करता है। कोकोनट प्रोडक्शन, कोकोनट प्रमोशन स्कीम भी अनाउंस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यूनियन बजट 2026-27 में, जिसका मकसद है जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाना। जो नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज़ हैं या ओल्ड ट्रीज़ हैं उनको रिप्लेस करना नए सैपलिंग प्लांट वेराइटीज़ के साथ, ताकि कोकोनट प्रोडक्शन और अच्छा हो सके। द रेजोल्यूशन फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वॉज इनिशिएटेड बाय विच कंट्री? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस का प्रस्ताव किस देश द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है भूटान। तो यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था और ये डिसाइड किया था कि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाएगा। ये रेजोल्यूशन भूटान द्वारा दिया गया था यूनाइटेड नेशंस में। भूटान की एक खासियत है कि ये नेशनल हैप्पीनेस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं नेशनल इनकम के कंपेयर में, और इन्होंने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस अपना गोल एडॉप्ट किया है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से ऊपर रखा है इसको। विच स्टेट असेंबली पास्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026? किस राज्य विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र असेंबली ने वॉइस वोट से
फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पास कर दिया है और इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। यदि कोई फोर्सिबली या फिर फ्रॉड तरीके से या फिर शादी का झांसा देकर रिलीजियस कन्वर्जन कराता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें है। तो जैसे कोई मैरिज के बदले धर्म परिवर्तन कराता है तो 7 साल की सजा है या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन भी दिया सकता है। कोई माइनर है या फिर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है या कोई वीमेन है या एससी या एसटी से संबंधित पर्सन है उसके साथ ऐसा किया जाता है तो 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का फाइन। अगर आप मास कन्वर्जन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो 7 साल की जेल, 5 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, बार बार यही गुनाह कर रहे हैं तो 10 साल की जेल हो सकती है, 5 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। यूनिक्लो इंडिया हैज अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। यूनिक्लो इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जसप्रीत बुमराह। यूनिक्लो इंडिया ने इंडियन क्रिकेट जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिक्लो आपको बता दें जापानीज डिजाइनर एंड रिटेल स्पेशलाइजेशन है, फैशन इंडस्ट्री संबंधित है, कैजुअल वियर्स ये बनाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक सिटी यूनियन बैंक ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। Who will head the 10-member expert committee formed to define the Aravalli Hills and Mountain Range? अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला को परिभाषित करने के लिए गठित 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कंचन देवी। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है या ये ऑर्डर दिया है कि आप 10 मेंबर वाली एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए जो अरावली हिल्स और रेंज को डिफाइन करे। अपने प्रीवियस ऑर्डर को स्टे रखा है और ये हाई पावर्ड पैनल है। इसका मकसद रहेगा कि एक यूनिफॉर्म साइंटिफिकली ग्राउंडेड डेफिनेशन प्रोवाइड कराना अरावलीज के लिए ताकि इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन इसको दी जा सके, माइनिंग रेगुलेशन की जा सके। इस पैनल की अध्यक्षता कंचन देवी करेंगी जो कि डायरेक्टर जनरल है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की। व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम? लघु जल विद्युत विकास योजना का कुल वित्तीय व्यय कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 2584.60 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने एक स्कीम को अप्रूव कर दिया है। स्कीम का नाम है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। 2026-27 से 2030-31 तक का समय है इसका और इसके लिए जो बजट है वो 2584 करोड़ रुपए का है। इसके तहत स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। 1500 मेगावाट की कैपेसिटी वाले ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं और जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं 125 मेगावाट कैपेसिटी के, ये अलग अलग स्टेट्स में बनेंगे। हिली और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बनेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, यहाँ पर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी 3.6 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से, या फिर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। अदर स्टेट्स की बात करें तो 2.4 करोड़ रुपीज पर मेगावाट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए तक। Who won a historic third consecutive term as Prime Minister of Barbados? बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार लगातार जीत किसने हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन है मिया मोटले। बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर है मिया मोटले, इन्होंने थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म हासिल की है। हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें प्रेसिडेंट बहुमत इन्हें मिला है। बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है कैरिबियन में, अटलांटिक ओशन में। इसकी कैपिटल ब्रिजटाउन है, कई बार पूछ लेते हैं कैपिटल ब्रिजटाउन। Who has been re-elected as the chairman of the Automotive Tire Manufacturers Association (ATMA)? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अरुण मेमन। अरुण मेमन जो कि वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमआरएफ लिमिटेड के, इन्हें री-इलेक्ट किया गया है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का चेयरमैन। राजश्री मोहित्रा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, इन्हें न्यू वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का। RNFI Services has made a nationwide rollout of its UPI QR based
कैश विड्रॉल सर्विस इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? आरएनएफआई सर्विसेज ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपने यूपीआई क्यूआर आधारित नकद निकासी सेवा का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जियो पेमेंट्स बैंक। आरएनएफआई सर्विसेज इसने अपने फिनटेक प्लेटफॉर्म रैली पे के माध्यम से पूरे देश भर में यूपीआई क्यूआर बेस्ड कैश विड्रॉल सर्विस शुरू कर दी है जियो पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर। यानी कि आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं बिना कार्ड इंसर्ट किए। तो अलग अलग आउटलेट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप सिंपली आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, विड्रॉल अमाउंट डालनी है और ऑथेंटिकेट करना है अपने यूपीआई पिन के जरिए। जैसे ये सब आप कर लेते हैं तो कैश आपका निकल जाएगा। द भव्य स्कीम एम्स टू डेवलप हाउ मनी इंडस्ट्रियल पार्क्स? भव्य योजना के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 100। यूनियन कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना या भव्य आप कह सकते हैं इसे मंजूरी दे दी है। 33,460 करोड़ रुपए का बजट है। 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स यहाँ पर बनाए जाएंगे पूरे देश भर में। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा, NICDC। तो वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इस स्कीम का मकसद है या इस योजना का मकसद है। स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के साथ मिलकर बनाया जाएगा। 100 से 1,000 एकड़ में बनाए जाएंगे इंडस्ट्रियल पार्क। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा 1 करोड़ रुपीज पर एकड़ के हिसाब से, उनके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन फरवरी 2026? फरवरी 2026 में बेरोजगारी दर कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 4.9%। इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 4.9% रही है फरवरी में, जबकि जनवरी में 5% थी। क्योंकि जो फीमेल जॉबलेस रेट है उसमें डिक्लाइन देखने मिला है। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% रही है फरवरी में, 5.6% थी जनवरी में। मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज रही है 4.8% पर ही। ओवरऑल जॉबलेस रेट अगर हम देखें अर्बन एरियाज में 6.6% रही है फरवरी में, जबकि यही जनवरी में 7% थी। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% रही है, ऐसा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया है। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं 15 साल या उससे ऊपर के जो अनएम्प्लॉयड है पर कार्य देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उनका डेटा इसमें रहता है। करंट वीकली स्टेटस पर यह आधारित रहता है। FIFA has partnered with which platform to introduce a different digital viewing format for the 2026 FIFA World Cup? FIFA ने 2026 FIFA विश्व कप के लिए एक अलग डिजिटल व्यूइंग फॉर्मेट पेश करने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूट्यूब। FIFA ने एक नई पार्टनरशिप अनाउंस की है यूट्यूब के साथ, जिसके जरिए डिफरेंट डिजिटल व्यूइंग फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे 2026 FIFA वर्ल्ड कप के लिए। तो जब भी FIFA वर्ल्ड कप का कोई मैच होगा, शुरू के 10 मिनट आप मैच के लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर फ्री में। Each state signed a memorandum of understanding with the National Dairy Development Board to strengthen the dairy sector in the state. किस राज्य ने राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए राज्य में मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना उद्देश्य है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना उद्देश्य है फार्मर्स के लिए। Where was India's first microalgae based pure air towel installed? भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टॉवल कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टॉवल इंस्टॉल किया गया है एरोसिटी हाईवे कॉरिडोर के तहत। जैसे फोटोसिंथेटिक माइक्रो एल्गी का यूज किया गया है और ये नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर इन सभी को एब्सॉर्ब करता है, एयर को प्योरीफाई करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। एक इको फ्रेंडली लो एनर्जी सिस्टम है। जो मैकेनिकल स्मोक टावर्स होते हैं उनका एक अल्टरनेटिव है ये। विच कंपनी हैज लॉन्च द प्रोग्राम स्फूर्ति? किस कंपनी ने स्फूर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस ने स्फूर्ति नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो अगर वो हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या फिर
उनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दिया जा सकता है अगर वो अपने कार्य को बढ़ाना चाहते हैं। Which company has launched an AI-powered natural language search feature built using Microsoft Foundry? किस कंपनी ने Microsoft Foundry का उपयोग करके AI संचालित प्राकृतिक भाषा खोज सुविधा लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फोन पे। फोन पे ने AI पावर नेचुरल लैंग्वेज सर्च फीचर लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री को यूज करके। तो जैसे आपको मान लीजिए आप फोन पे ये कह सकते हैं आपको रिचार्ज करना है अपने जियो नंबर 299 से, तो आप सिंपली कमांड दे सकते हैं कि रिचार्ज माई जियो नंबर विद ₹299 और फ़ोन पे आपको वो करके देगा। तो आपको टाइप करने की नीड नहीं है, केवल आपको वॉइस कमांड दे सकते हैं। विच कंपनी हैज़ ओपन द साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी कनेक्ट सेफ इन बेंगलुरु? बेंगलुरु में कनेक्ट सेफ नाम की साइबर सुरक्षा सुविधा किस कंपनी ने शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन डी है डेलॉइट। डेलॉइट जिसने कनेक्ट सेफ नाम का एक साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी लॉन्च किया है बेंगलुरु में साइबर थ्रेट्स और अटैक्स से सिक्योर करने के लिए, और इस तरह की पहली फैसिलिटी है भारत में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 116th। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच 79 कंट्रीज में हैप्पीनेस लेवल में गेन देखने के लिए मिला है 2006 से 2010 के बीच में और 2023 से 2025 के बीच में। ऐसा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में बताया गया है। फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है 2026 में और लगातार 9वें साल इसे हैप्पीएस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में। तो देख लेते हैं टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज कौन सी हैं। फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इसराइल, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो टॉप 10 में। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। और यूएसए 23वें पोजीशन पर है, कनाडा 25वें, यूनाइटेड किंगडम 29वें नंबर पर है। सबसे बॉटम में अफगानिस्तान है 147वें नंबर पर, 146वें नंबर पर सीरा लियोन है, 145वें नंबर पर मालावी है। भारत की बात करते हैं। भारत 2024 में 126वीं रैंक पर था, 2025 में 118वीं रैंक पर आया और अब 2026 में 116वीं रैंक पर आया है और भारत का स्कोर 4.536 है। 6 फैक्टर्स हैं जिससे हैप्पीनेस रैंकिंग बनती है। जीडीपी पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, परसेप्शंस ऑफ करप्शन। अच्छा, जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वेलबींग रिसर्च सेंटर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट में है और गैलप के साथ पार्टनरशिप में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क भी इसमें शामिल रहता है। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं 2026 में 3428 बिलियनियर्स हैं जो कि 80 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में रह रहे हैं और आधे से ज़्यादा लगभग 51% केवल 3 कंट्रीज में रहते हैं। ऐसा फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2026 में बताया गया है। जो यूनाइटेड स्टेट्स है इसमें सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। 2026 में बात करें तो यूएस में 106 नए बिलियनियर्स ऐड किए गए और टोटल संख्या हो गई 989 और इनकी सबकी वेल्थ है 8.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। रिचेस्ट इंडिविजुअल की अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, ये एलन मस्क हैं, साउथ अफ्रीकन है वैसे तो और यूएसए में रहते हैं। चाइना दूसरे नंबर पर है बिलियनियर्स के मामले में, 539 बिलियनियर्स हैं। भारत तीसरे नंबर पर है, 229 इंडियंस बिलियनियर है। When is the International Day for the Elimination of Racial Discrimination observed? अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस का मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है 21 मार्च। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को मनाया जाता है। 1960 में एक शार्कविले मैसेकर हुआ था। ठीक है, पुलिस ने साउथ अफ्रीका में शार्कविले है यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था लोगों द्वारा, 69 पीपल के ऊपर ओपन फायर कर दिया और ये लोग मर गए। तो 1966 में ये डे डिक्लेयर हुआ और 2026 में इस डे का थीम है
Mobilizing political will, 60 years of commemorating the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1999 में डे डिक्लेयर किया गया था। What is the theme for 2026 World Down Syndrome Day observed? What is the theme for 2026 World Down Syndrome Day? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2026 का थीम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। तो दिसंबर 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाएगा। इसका थीम है 2026 में टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। डाउन सिंड्रोम या फिर इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है जब किसी इंडिविजुअल में एक्स्ट्रा पार्शियल कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम 21 की, तब ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ जाती है, फिजिकल फीचर में भी कुछ दिक्कतें आती हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स ऑब्जर्व्ड? विश्व हिमनद दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 21 मार्च। तो वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स 21 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड का जो 70% फ्रेश वाटर है ये ग्लेशियर में ही स्टोर है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इंटरनेशनल ईयर फॉर ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 मनाया गया। 2025 से 2034 तक डेकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंसेस के तौर पर हम मना रहे हैं। थीम क्या है इस बार वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स का? ग्लेशियर्स गार्डियंस ऑफ अर्थ्स फ्यूचर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2026? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। तो 21 मार्च को देखिए कितने सारे डेज मनाए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये प्रोक्लेम किया कि 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाएगा। 2012 में ये डिसाइड किया गया था। फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज ये थीम है 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का, और यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाया जाता है। वेयर वॉज द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 इनॉग्रेटेड? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 ये 4 दिन तक चलने वाले ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन रहा पावर सेक्टर का। यशोभूमि न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल के द्वारा। तो इस समिट में 11 हाई लेवल कॉन्फ्रेंस सेशंस हुए और 300 ज़्यादा स्पीकर रिप्रेजेंटेटिव्स आए 80 कंट्रीज से अधिक के, 500 एग्जीबिटर्स, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी फोकस्ड प्लेटफॉर्म ये रहा है। Which organization released the report titled Realizing the Export Potential of India's Sports Equipment Manufacturing Sector? भारत के खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र की निर्यात क्षमता को साकार करना शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है रियलाइजिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियाज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रेजेंट किया गया है इंडिया को जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज है, पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं। तो ग्लोबल स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। 700 बिलियन यूएस डॉलर का ये मार्केट है 2024 में, और 2036 तक जो इस गुड्स मार्केट है, स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट, ये 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। रिपोर्ट रिलीज की गई सुमन बेरी जो कि वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, डॉक्टर रविंद्र विरमानी भी रहे मेंबर है नीति आयोग के, नीति छिब्बर जो कि सीईओ है नीति आयोग की, ये भी इस दौरान मौजूद रहे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रिलीफ योजना का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन रिलीफ नाम की एक स्कीम लॉन्च की है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि युद्ध के कारण फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब बढ़ गया है, तो वार रिलेटेड एक्सपोर्ट रिस्क भी बढ़ गया है। वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ईरान, इसराइल, यूएस का। तो ईसीजीसी लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, ये नोडल एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो जो भी क्लेम्स हैं उनको वेरिफिकेशन करेगी, डिसबर्समेंट करेगी, मॉनिटर करेगी, मतलब उनको राहत दी जाएगी। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं क्रेडिट रिस्क कवर उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो टाइमली जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क है उसको हैंडल कर सकें। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 497 करोड़ रुपए की बजट के साथ। 3 कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स हैं इसके।
और जो भी कंट्रीज़ को आप ट्रांसशिपमेंट करते हैं जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, इसराइल, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, यमन, तो इन सब के लिए वैलिड है ये, जो भी एक्सपोर्टर्स यहाँ पर सामान भेजते हैं। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has submitted India's 7th National Report to the Convention on Biological Diversity. How many national indicators are used in the NR7 report? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैविक विविधता सम्मेलन को भारत की 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट NR7 प्रस्तुत की है। NR7 रिपोर्ट में कितने राष्ट्रीय संकेतकों का उपयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 142। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडिया का जो 7th नेशनल रिपोर्ट NR7 है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको सबमिट किया है। तो बताया गया है भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं, और भारत का जो अपडेटेड नेशनल बायोसिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है 2024-30 वो भी सबमिट किया गया है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क सबमिट किया गया है, और 142 नेशनल इंडिकेटर्स पर ये बेस्ड है। 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं हमारे। भारत ने बताया कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो 7,75,377 किलोमीटर स्क्वायर का है, जिसमें से फॉरेस्ट 5,20,365 किलोमीटर स्क्वायर के हैं। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर पहुंच चुका है। भारत में 22 एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और रामसर वेटलैंड्स की संख्या भी 98 पहुंच चुकी है 2024 में। 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 106 नेशनल पार्क्स हैं, 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 3682 टाइगर्स हैं। ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन 70% भारत में है। 4014 ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस हैं, 22,440 वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, 891 एशियाटिक लायंस हैं, 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत फर्स्ट एवर रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन एस्टिमेट किया गया 6,327 रिवरिन डॉल्फिन हमारे देश में। तो ये सभी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। Which institution has been selected for the Initiative of the Year award by Central Banking London UK? सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस संस्थान का चयन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो .bank.in डोमेन लॉन्च किया गया, उसी के लिए ये इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड आरबीआई को दिया गया है। इस .bank.in डोमेन को लॉन्च करने के साथ ही भारत पहला देश बना है ग्लोबली जिसने बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अलग से सिक्योर और एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया है। फरवरी 2025 में से लॉन्च किया गया था, और बैंक्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो .bank.in पर शिफ्ट करें। ये रेगुलेटेड एंटिटीज ही इसको यूज़ कर सकती हैं इस डोमेन को। ठीक है, एक ऑथेंटिकेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म ये हो जाएगा, और जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनका ही पता लग जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये 16 रजिस्ट्रार बनाया गया है इस डोमेन के लिए, और बैंक को शिफ्ट होना पड़ेगा इस डोमेन पर अक्टूबर एंड तक। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2026? विश्व जल दिवस 2026 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है वाटर एंड जेंडर। वर्ल्ड वाटर डे हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को, एग्जाम में पूछा जाता है ये। 2026 में इस डे का थीम है वाटर एंड जेंडर, और स्लोगन है वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 भी वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। देखिए, आप कोई भी एग्जाम दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद होने चाहिए, पूछ लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 20 मार्च। तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। 2010 में से लॉन्च किया गया था इस डे को नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के द्वारा। थीम है आई लव स्पैरोज। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2026? विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2026 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी लाइफ। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को मनाया जाता है। 2026 में इस डे का थीम है अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी लाइफ। 20 मार्च इसलिए चुना गया है, ओरल हेल्थ इंडिकेटर को ये रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हेल्दी एडल्ट्स के
20 नेचुरल टीथ होने चाहिए उसकी लाइफ के अंत तक, और चिल्ड्रन के पास 20 बेबी टीथ होनी चाहिए। Who has been elected as the new Prime Minister of Thailand? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुतीन चार्नविराकुल। थाईलैंड की पार्लियामेंट ने अनुतीन चार्नविराकुल को देश का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है, और ये भूमचाई थाई पार्टी के लीडर हैं 2012 से ही। थाईलैंड की कैपिटल आप जानते हैं बैंकॉक है, कैपिटल यहाँ करेंसी यहाँ की थाई बात है। Which organization has signed an agreement with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to act as the Environment Audit Designated Agency under the Environment Audit Rules 2025? पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 के तहत पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ किस संगठन ने समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ, ताकि ये इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 के तहत इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी के तौर पर कार्य कर सके। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है इन्वायरमेंटल ऑडिट फ्रेमवर्क का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के पास आ जाएगी। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन के लिए जो कंडक्ट यही कराएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडिटर, मॉनिटरिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जो इन्वायरमेंट ऑडिट फ्रेमवर्क है ये एक की इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे एक्ट्स हैं, मेजर एक्ट्स हैं इन्वायरमेंट संबंधित, उन्हें लागू करने के लिए। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वाटर एक्ट है 1974 का, एयर एक्ट है 1981 का, और वन अधिनियम है 1980, वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, ये सभी। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन पोस्टल कोऑपरेशन विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ डाक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है भूटान। भारत और भूटान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है पोस्टल कोऑपरेशन के क्षेत्र में, और the MOU aims to promote cooperation in areas such as postal operations, technology development, capacity building, logistic connectivity, philately, and knowledge exchange. NPCI Bheem Services Limited has appointed which cricketer as the brand ambassador for the Bheem Payments app? NPCI Bheem Services Limited ने भीम पेमेंट्स ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस क्रिकेटर को नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड ने लेजेंडरी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया भीम पेमेंट्स ऐप के लिए। तो ऐप रिब्रांडिंग कर रहा है अपने आप को भारत का अपना पेमेंट ऐप के तौर पर। एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड 2 अगस्त 2024 को स्थापना हुई, होली ओन सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की, मुंबई बेस्ड। Tata Steel has signed an MOU with which institution to collaborate on the development of low carbon steel making technologies? टाटा स्टील ने कम कार्बन उत्सर्जन वाले इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग। टाटा स्टील ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग के साथ लो कार्बन स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए। तो रिसर्च टीम टाटा स्टील से, टाटा स्टील रिसर्च एंड इनोवेशन लिमिटेड से, और जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग है, ये जॉइंटली रिसर्च करेंगे 4 ब्रॉड थीम्स पर लो कार्बन स्टील मेकिंग के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए। Who has been appointed as the interim part-time chairman of HDFC Bank? HDFC बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है के मिस्त्री। अतनु चक्रवर्ती, इन्होंने रिजाइन कर दिया है पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर एचडीएफसी बैंक के, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया एचडीएफसी बैंक को के मिस्त्री को इंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन बना सकता है बैंक का, ठीक है, 19 मार्च से 3 महीने के पीरियड के लिए।
यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का बढ़िया मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस बढ़िया मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।